नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। मुल्क में इस वक्त कई बहरान हैं, उनमें सियासी बहरान भी अपने उरूज पे पहुँच गया है, बल्कि टकराव की पोजीशन पे आ पहुँचा है। लोगों का ख्याल है कि हुकूमत सियासी मफाहमत के बजाय वो महाज़ाराई को हवा दे रही है और एक अहम तरीन इदारे फ़ौज को मुतनाज़ा बना रही है हुकूमत। ये अहम लोगों का ख्याल है और ये तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन हुकूमत को अहमियत देने को तैयार ही नहीं है। वो ये कहती है कि ये एक डमी वज़ीर आज़म है और इस वज़ीर आज़म की कोई हैसियत नहीं है। इनका असल मुकाबला इनको लाने वाले यानी इस्टेब्लिशमेंट से है। तीसरी तरफ ये सवाल उठ रहा है जो मैं आज आपके प्रोग्राम में भी लाना चाहता हूँ कि आया इस्टेब्लिशमेंट अपना आईनी किरदार अदा कर रही है या वो पीटीआई के सियासी एजेंडे के साथ खड़ी है। ये है आज का हमारा मौजू और इसमें मज़ीद कुछ इश्यूज़ और भी हैं, उसको भी शामिल करेंगे। मेरे पास जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब, सेक्रेटरी जनरल लीग साबिक वफाकी वज़ीर। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ होंगे शाह अवैस नूरानी साहब, सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा पाकिस्तान। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मोहम्मद अली दुरानी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी जनाब, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, ये चंद सवालात हैं आपके सामने रखा है। जिस तरह मैंने इंट्रो में भी वो बात की थी कि हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत सियासी मुफाहमत नहीं चाहती बल्कि ख़ुद महाज़ाराई चाहती है और ये तासुर भी आ रहा है कि हुकूमत अहम तरीन इदारे को जिस तरह उन्होंने मुतनाज़ा बनाया है, ख्याल है अपोजिशन का कि हुकूमत ख़ुद चाहती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन का टकराव हो। ये एक तासुर उभर कर आ रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो इस हुकूमत को डमी कहती है। वो कहती है इसकी हैसियत ही नहीं है, असल किरदार इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार जो है वो क्लियर करने की इस वक्त पोजीशन पे नज़र नहीं आ रहा है। कैसे देखते हैं इन तमाम हालात को सर, क्योंकि तीन लोगों में टकराव शदीद होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, इस वक्त हकीकत ये है कि इन फरीकों में से दो फरीक तो वो हैं जो बोल सकते हैं और तीसरा फरीक वो है जो बोल नहीं सकता। हुकूमत जो है वो अपने ताई जो है एक मौक़िफ़ पर अड़ी हुई है और अपोजिशन जो है वो अपना एक बयानिया लेके इस वक्त चल रही है जिसमें कि किसी किस्म की गुंजाइश देने के लिए दोनों तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से ये चीज़ भी देखने में आ रही है कि हुकूमत जो है वो मुसलसल जो है इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है कि जनाब इस वक्त जो है अपना जो एस्टैब्लिशमेंट है वो जो है वो हम और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे हैं। इस किस्म की जो एक एक्टिविटी हो रही है, इस सब के नतीजे में सबसे बड़े विक्टिम जो है वो इस वक्त अवाम है और अवाम जो है वो इस वक्त उन्हें ये नहीं समझ आ रही कि वो गुर्बत, इस वक्त की महंगाई और इस वक्त की जो मुल्क की उनकी मुश्किलात है उनमें से वो किधर जाएं और किसको वो क्या समझें और किसको क्या ना समझें। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा तो ये ख्याल है कि ये वक्त है कि जिस वक्त फौरी तौर पे बिला ताकीद और बिला किसी तरद्दुद के ऑपोजिशन को और हुकूमत को और मुल्क के तमाम जो हलके हैं जो कि मुल्क बल्कि
स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जो है कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिनके नतीजे में आम आदमी की मुश्किलात से निजात मिले और उसके साथ साथ जो इस वक्त टकराव की कैफियत बनी हुई है वो कम हो और मुल्क को आगे बढ़ने के लिए पार्लियामेंट का तरीका अख्तियार किया जाए और पार्लियामेंट में जाके तमाम इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए और इस तरीके से एक आगे बढ़ने का रास्ता निकले। लेकिन ये चीज अब इस वक्त देखिए, मैं तो इस पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर साहब कि किसी तरीके से भी एक ट्रैक 2 के ऊपर चलते हुए एक ऐसा एजेंडा सेट हो सके जिसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन दोनों बैठने के लिए तैयार हो जाएं और मुल्क के अवाम जो है उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए और आगे बढ़ने का रास्ता निकल सके। और इसके साथ ही साथ जो एस्टैब्लिशमेंट को इस सारे जिसे कहते हैं ना कि एक टकराव के अंदर एक पार्टी बना दिया गया है, वो भी सिलसिला खत्म हो और एस्टैब्लिशमेंट अपने इस वक्त के जो चैलेंजेस उनको दरपेश है, मुल्क की सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, मुल्क के अंदर जो सरहदों के ऊपर जो इश्यूज हैं वो है। इस वक्त मईशत का इश्यू जो है वो मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इस वक्त इश्यूज जितने बड़े बड़े हैं उन बहुत बड़े बड़े इश्यूज के बावजूद क्यों कर हम सिर्फ और सिर्फ सियासत कर सके, क्यों ना हम अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के मफाद के लिए अपनी जाती अनाओं को कुर्बान करके और अपने जाती जो हमारे ख्यालात हैं और हमारे जाती जो इख्तलाफात हैं, इवन जो सियासी इख्तलाफात भी हैं, उनको हम क्यों ना अवाम के इंटरेस्ट में रिजॉल्व करें, ना कि अपनी अना के रोशनी में उनको हम मजीद टकराव की तरफ लेके जाएं। ये एक वक्त की जरूरत है। और सर एक यहाँ सवाल आप ही के इससे सवाल निकलता है सर। चले सर, हुकूमत तो चाहती है कि अपोजिशन और इदारों के दरमियान टकराव हो। अपोजिशन खुद कह रही है कि जी हुकूमत की तो कोई हैसियत नहीं है, असल किरदार यही है क्योंकि इस डमी को उन्होंने बैठाया हुआ है, तो हमारा जो भी कुछ फैसला होना है, चाहे बातचीत हो चाहे टकराव हो, वो इस्टेब्लिशमेंट से होगा। लेकिन सर क्या वजूहत है कि दो सियासी कुव्वतें के टकराव में इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार न्यूट्रल क्यों नहीं कर लेती? ऐसे हालात क्यों नहीं पैदा होते हैं कि अपोजिशन को इस बात का एहसास हो जाए कि इस महाजाराई में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है? क्यों यकीन नहीं आता है अपोजिशन को? डॉक्टर साहब, ये जो है ना, ये आपने बहुत ही बुनियादी नौयत का सवाल उठाया है और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमें महसूस हो रही है और इस वक्त मैं ये बहुत ही एतमाद से कह सकता हूं कि आज जो है हालात वैसे नहीं है जैसे कुछ अरसा पहले थे। इस वक्त न्यूट्रलिटी और गैर जानिबदारी का एक बड़ा क्लियर इंडिकेटर्स आने शुरू हो गए हैं और मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन ने भी इस न्यूट्रलिटी को फील करते हुए उन्होंने भी अपने अल्फाज की हिद्दत और शिद्दत को कम किया है। मेरा जो इस सारे इशू के ऊपर एक मौक़िफ़ है वो ये है कि ऑपोजिशन और हुकूमत को सियासी मैदान के अंदर आपस में एक दूसरे को चैलेंज करना चाहिए, एक दूसरे के सामने खड़ा होना चाहिए। अब वक्त आ रहा है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट है तो वो पीछे हो जाए और अगर नहीं है तो अपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट को एक्यूज करना से हटते हुए वो हुकूमत के लिए चैलेंजेस पैदा करे, अपने इख्तलाफ के जरिए, अपने एतराज के जरिए, अपनी मालूमात के जरिए, अपनी कुव्वत के इजहार के जरिए, जिसको वो डेफिनेटली कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने बहुत दफा कहा है कि इस्तीफे एक ऑप्शन है, लेकिन अब जो सिचुएशन बन चुकी है कि जब सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, जब ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं और इस वक्त मुल्क के अंदर एक कंसेंसस पैदा हो रहा है कि अब अपोजिशन को और हुकूमत को इलेक्टोरल प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए जिसके नतीजे में बैक टू पार्लियामेंट की तरफ दोबारा रजू किया जा सके और पार्लियामेंट के अंदर अपनी स्ट्रेंथ और अपनी ताकत को के इजहार के जरिए ऑपोजिशन हुकूमत के लिए चैलेंज बने और हुकूमत अपना दिफा करे तो पार्लियामेंट के अंदर करे। ठीक है सर, और साथ ही अवाम का दबाव जो है
उसको भी महसूस। ठीक है सर, मैं आता हूं जफर अली शाह साहब के पास। जफर अली शाह साहब, ये तासुर उभर रहा है, ये मत समझिएगा कि ये मैं कह रहा हूं, ये तासुर उभर रहा है, जैसे मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी अभी आपसे बात की, ये तासुर उभर रहा है कि हुकूमत सियासी मफाहमत के बजाय टकराव खुद चाहती है और महाजाराई चाहती है। जिस किस्म के उनके स्टेटमेंट्स और उनके वुज़रा और मुशीरों के स्टेटमेंट्स रेगुलर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये तासुर भी उभर रहा है, और ये तासुर बहुत ज़्यादा आ गया है सामने कि मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है, फौज जो है पीटीआई के सियासी एजेंडे के साथ खड़ी है। कैसे देखते हैं इन दो तासुर को सर? डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट का, अच्छा बड़ी सीधी सी बात है, और मैं जनाब दुरानी साहब के कुछ ख्यालात से तो इत्तेफाक करूंगा, लेकिन कुछ ख्यालात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। जिस पर उन्होंने एंड पर आकर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को एक तरफ कर दें और अपोजिशन और हुकूमत को आपस में अपने मामलात तय करने दें या माजाराई करने दें। सवाल ये है कि मुझे उस मुल्क का नाम बता दें जिस किसी मुल्क में भी कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, वो उससे अलग है या उससे अलग हो सकती है। डॉक्टर साहब सवाल ही पैदा नहीं होता। तमाम अदारे, बल्कि ये तो बिल्कुल एक और उल्टी बात है, ये तो एक महाजाराई को और उसमें चिंगारियां फेंकने वाली बात है। क्या डॉक्टर साहब आप जैसे एंकर को और मौरख को और साफी को ये नहीं पता कि आज वो मैं नाम नहीं लेना चाहता कि दो बड़ी नाम ना हाथ जमाते या हिज़्ब इख्तिलाफ, ये इनके रिश्ते और नाते और दोस्तियां इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं रही। अगर आज इस्टेब्लिशमेंट को कोई दागदार कर रहा है तो वो आज की हिज़्ब इख्तिलाफ है, बल्कि कल की जो गुजरी हुई हुकूमत है वो भी यही है, और आज की हिज़्ब इख्तिलाफ की हुकूमत भी यही है। और इन्होंने खुद उसको मुलव्वस करके आज की इस्टेब्लिशमेंट को तो तसर ये देना चाहते हैं कि ये हुकूमत और इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनली, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक सुपरा डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान का, जो कि एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिस पर तमाम अदारे और हुकूमत भी जो है वो चलती है और रहनुमाई लेती है, तो वो उसमें तमाम इस्टेब्लिशमेंट कतई नजर इसके कि उसके कपड़े कैसे हैं, सफेद हैं या खाकी हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो उसके साथ और उसके ताबे रहने के साथ वो बाउंड है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। आप उसको बाहर निकाल के बाहर कर रहे हैं और उनको खामखा एक मुतनाज़ा बना रहे हैं। वो जो रोल जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन रोल देता है वो रोल यही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी, चाहे वो कल दुरानी साहब की गवर्नमेंट हो जाए, आपकी हो जाए, सर माजरत के साथ यही सवाल मेरा है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये तो सबको पता है कि फौज कोई भी हुकूमत हो उसके ताबे होती है, आइन के तहत उसका किरदार होता है, हलफ वो उठाती है, हलफ के तहत वो काम करती है। मैं तो सर आज आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये तासुर क्यों पैदा हो रहा है कि फौज जो है वो पीटीआई के सियासी एजेंडे के साथ खड़ी है। एक तो ये सवाल है, और दूसरा ये है कि वजीर आज़म जो है या हुकूमत जो है इस इदारे को अपोजिशन से लड़ाना चाहती है। ये तासुर क्यों उभर रहा है, ये सवाल है मेरा। ये मैं अर्ज करता हूं, ये तासर आज की गवर्नमेंट की वजह से नहीं उभर रहा। क्या यूनाइटेड किंगडम के दारुल खिलाफा में बैठकर जो गोलाबारी की गई है डायरेक्ट नाम लेकर पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के सिपा सलार का या हमारे एक बहुत बड़े एक अदारे के सरबराह का, वो क्या इमरान खान साहब थे? क्या वो इमरान खान साहब ने लिख कर भेजी है तकरीर उनको? क्या इमरान खान साहब ने उनको टेलीफोन की है कि आप ये हरकत करें
और ये उनको मुलवस करें, कतन नहीं। और ना ये हुकूमत चाहती है, ना हुकूमत ने ये किया है, उन्होंने खुद ये एक इकदाम उठाया है। और इसी को बाद लोग कहते हैं आ बैल मुझे मार। अगर वो बैल को इशारे कर करके कहते हैं कि मुझे मार और उसको मुलवस करना चाहते हैं, वो तो हुकूमत के साथ तो वो वैसे ही खड़ी है। लेकिन उनकी इस स्टेप से, उनकी गोलाबारी से ये आज तक सर पैदा हो गया है। ये तो मैं समझता हूं कि बड़ी हमारी एस्टेब्लिशमेंट की या आर्म फोर्सेस की बड़ी विजडम है, बड़ी वो अकल से काम ले रहे हैं, अकल से काम लिया है। ठीक। और हमारी हुकूमत जो है वो तो यही कहती है कि जनाब वो अदारे जो है वो हुकूमत के साथ है और वो साथ होना चाहिए। ठीक है सर, ये गलत बात भी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। अपोजिशन में आ जाता हूं जनाब अवैस नूरानी साहब की तरफ। अवैस नूरानी साहब, मेरा जो सवाल आपसे ये है कि अपोजिशन ये क्यों समझती है कि फौज अपना आईनी किरदार अदा नहीं कर रही है, हालांकि जो भी हुकूमत होती है उसकी बात मानना फौज का काम होता है। और दूसरा ये कि वो क्यों समझती है कि फौज पीटीआई के सियासी एजेंडे के साथ खड़ी है, उसको सपोर्ट कर रही है। क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मोहम्मद अली दुरानी साहब और ज़फ़र अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपने जो सवाल किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्यों ये इस तरीके का करती है कि फ़ौज उनके अमल दखल और ना करने का जो तासुर है, मैं इसमें वाज़े तौर पे ये कहूँ, जब मुल्क का वज़ीर आज़म ख़ुद ये कहे कि फ़ौज मेरे मातहत है, फ़ौज मेरे नीचे है, फ़ौज मेरे ऊपर है, फ़ौज मेरे साथ खड़ी है, फ़ौज मेरे पीछे है, ये इंडोर्समेंट करने की ज़रूरत क्या है? इस मुल्क के अंदर अमन उसी सूरत में हो सकता है जब हमारे जो इदारे हैं वो अपनी डोमेन में रहें, सियासतदान अपनी डोमेन में रहें, मीडिया अपनी डोमेन में रहे, जजेस अपनी डोमेन में रहें और ब्यूरोक्रेसी अपनी डोमेन में रहे। प्रॉब्लम वहाँ इशू होती है जब आईनी हुदूद से लोग तजावज़ कर जाते हैं, अपनी हुदूद से तजावज़ करके दूसरे डोमेन में अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब ये किस्सा जो है ना कि ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या किसी सियासी जमात का नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती से 72 साल की तारीख़ है और ये रहा है। इसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने ये है कि 1980 की दहाई में जनरल ज़िया-उल-हक साहब जब तशरीफ़ लाए और उन्हें इक़्तिदार संभाला, उन्होंने कहा मैं 90 दिन में पूरे मुल्क के हालात कंट्रोल में करके और नए इंतखाबात फ्रेश कराऊंगा। और उसके बाद उसका अंजाम ये हुआ कि वो 90 महीने तक उस पूरी इक़्तिदार की पूरी पावर्स में अंदर रहे और शूराई निज़ाम बनाया, जमातें तोड़ी, शूरा निज़ाम बनाया, गैर जमाती इंतखाबात कराए और वहाँ से ये तसलसल शुरू हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट ये भी है कि जमीयत उलमा पाकिस्तान उससे पहले पीर साहब पगारा और जमीयत उलमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन और हमारी जमात का हमें ये ऑफ़र दी गई थी कि जिसमें एक मीटिंग की गई थी जिसमें मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह और प्रोफेसर शाह फरीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और वहाँ से पीर साहब पगारा और एक और बुज़ुर्ग थे रहीम यार ख़ान के, मैं उनका नाम मुझे फ़ौरन याद नहीं आ रहा, वो वहाँ मौजूद थे उसमें। और उसमें ये तय करने की कोशिश की गई थी कि सिंध में हुकूमत पीर साहब पगारा और मौलाना नूरानी साहब मिलके बनाएं और वफाक के अंदर जो हुकूमत बनेगी उसमें एक परसेंटेज मुकर्रर किया जाएगा, जिसके ऊपर टेबल से उठकर जब टेबल से मुज़ाकरात हो रहे थे तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप जनरल साहब ये चाहते हैं कि मैं यजीद के हाथ पे बैत कर लूँ, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो नियाज़ी साहब ने हंसते हुए कहा, ज़िया-उल-हक साहब आप तो वो बात कर रहे हैं जैसे ठंडी दोज़ख की मुकालमे चल रहे हैं आज, तो बेहतर ये कि आप जमहूरी निज़ाम को अमल दखल ना करें और फौरी तौर पर इंतखाबात करा दें। और उसका नुकसान ये हुआ कि हमारी 7 से 9 सीटें थीं, 2 हमारे फिर स्लिप हो गए थे, 7 कौमी असम्बली की सीटें थीं, 18 के करीब हमारी सूबाई असम्बली की थी, कायदे इख्तिलाफ सिंध में हमारा था और सूबे में पंजाब के अंदर हमारी 5 MPA थे। इसी तरह हमारा एक वो था मैकेनिज़्म जो हमारा इंतखाबी अमल था जिसमें हमने हिस्सा लिया था और वो ब्रेक डाउन होकर
मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की शक्ल में, महाजिर कौमी मूवमेंट की शक्ल में आ गया। 18 अप्रैल बुशरा ज़ैदी 1986 के वाक़े के बाद इसको जन्म लिया गया। अब इसमें मसला ये है, ये जो आज भी और कई बरसों से ही चलता आ रहा है सिलसिला, इसमें से -1 कर दो, -2 कर दो, फलानी जगह से इस पार्टी को माइनस कर दो, इस पार्टी को तोड़ दो, इस पार्टी को नहीं रहना चाहिए, इस पार्टी की पे बैंड लगा दिया जाए, ये सारा तसलसल एक ज़ख्म है जो जमहूरी निज़ाम के अमल को नुकसानदेह कहता है। मैं ये नहीं कहता कि सियासी जमातों के ताल्लुक और रवाबित ना रहे हों इस्टेब्लिशमेंट से, और इस्टेब्लिशमेंट से मिलना भी मैं नहीं समझता कि गलत है, इसलिए क्योंकि जब आप पॉलिटिकल एरिना के अंदर मौजूद हों जहां आपको खदशात हों सिक्योरिटी निज़ाम के, और वो भी पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर स्टेट के, मैं ये समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो भी पॉलिटिशियंस को वन पेज पे ला के बिठाए और उनको बिठा के अपनी बावकार तरीके से उनकी शिकायत भी सुने, उस पर अमल भी करे, और हर आदमी अपनी डोमेन में काम भी करे, और मुल्क में एक फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का तसलसल हो। क्योंकि मुल्क के अंदर फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होते हैं। 9 बजे से 5 बजे तक तो इलेक्शन फेयर होते हैं, मगर 5 बजे से लेके कई हफ्तों तक जब रिजल्ट नहीं आते तो वो ट्रांसपेरेंसी वहां पे नुक्ता उठाती है, क्वेश्चन मार्क अवेल करती है। तो सियासी जमातें टूटती हैं, सियासी जमातें, अब आप देख लें हमारी जमात के 4 हिस्से हुए, मुस्लिम लीग जो फंक्शन पीर साहब पगारा होल एंड सोल थे, उसमें फिर कई मुस्लिम लीगें बनाई गई, 15-20 धड़े बना दिए गए, और एक यानी पीपल्स पार्टी का भी यही हुआ। पीपल्स पार्टी के अंदर एक अलग ग्रुप बनाने की कोशिश की गई, बस माँ सिवाय और मौलाना साहब के साथ, फजल रहमान साहब के साथ भी JUI के अंदर उस जमाने में धड़ाबंदी की गई, कोशिश की गई। एट द एंड ऑफ द डे प्रोसेस तो नाकाम हुआ। सियासी अमल के जो लोग, सियासी वर्कर, सियासी कायदीन अपनी जद्दोजहद पे मुस्तहकम और मजबूत रहते हैं, वो अपनी डोमेन के अंदर रह के काम करते हैं, और वक्त और हालात साबित करते हैं कितनी इस्तिकामत के साथ वो उस पॉलिटिकल प्रोसेस और अरीना का हिस्सा रहते हैं। ठीक है, मगर अब सवाल ये है कि इस हुकूमत के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है, जब हुकूमत खुद खड़े होकर, अब आप मुझे बताएं इस मुल्क के अंदर जितने भी वज़ीर आज़म गुजरे, कभी किसी के मुंह से आप नहीं सुना कि फौज मेरे पीछे है, फौज मेरे राइट पे, फौज मेरे लेफ्ट पे। आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? आप खुद एक इदारा जो मुतनाज़ा नहीं है उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। क्यों कर रहे हैं? उनका काम, वो अपना काम खुश उसलूबी से करते हैं, करते रहेंगे और करते रहेंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। आप अपना काम खुश उसलूबी के साथ करें और होने दें। मगर सवाल वहां उठता है जब हालात उस तरफ नेच पे ले जाए जाते हैं जहां पे एक डेडलॉक कायम हो जाए, और फिर सियासी वर्कर ये सोचता है मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है, मैं एक सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या सिर्फ वजीर आजम के स्टेटमेंट की बुनियाद पर इदारे मुतनाज़ा हुए हैं, और आप ये समझते हैं कि ये वजीर आजम के कहने के पर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट आपका हदफ है? ये ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा, बहुत अहम ये सवाल आपने खुद बना दिया है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मोहम्मद दुरानी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक न्यू डेवलपमेंट है, उसको शामिल करते हैं कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब के बारे में सुनने में आ रहा है कि जी हुकूमत ने उनके खिलाफ इंसदाद व दहशतगर्दी का मुकदमा और कई मुकदमे बना दिए हैं। उन्होंने शायद पिछले दिनों इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात की थी। अब सवाल ये पैदा होता है, सर मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये इस हालात आपके सामने हैं, पहले भी माजी में बलूचिस्तान के लोगों पर, सिंध के लोगों पर, KPK के लोगों पर मुकदमात बगावत के बनाए गए, गद्दारी के मुकदमात बनाए गए, उसका अशर आपके सामने है। अभी पंजाब के 44 लोगों के ऊपर बगावत का मुकदमा बनाया गया, जिसमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म समेत पंजाब के अहम लीडरों के ऊपर है। तो सर, हम ये जो इस वक्त हुकूमत काम कर रही है, जो भी काम हो रहा है, ये मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं? क्या कहेंगे सर आप? डॉक्टर साहब, मैं तो शाह साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, माशाल्लाह वो बहुत बड़े दानिश्वर भी हैं, कानूनदान भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो, अगर कल मैं मुख्तलिफ लोगों की देख रहा था, प्रोग्राम्स भी मिल भी रहा था, हर एक ने एक किताब उठाई हुई थी, किसी ने खास की किताब उठाई हुई, किसी ने शेख साहब की उठाई हुई।
किसी न किसी और की उठाई हुई, और उसमें मुख्तलिफ फौज के बारे में जो मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया हुआ है उस पर वो जिक्र कर रहे हैं। और सियासी बयानात की वजह से और सियासी बयानात के ऊपर जितना भी कानून लागू किया जाएगा उतना ही मुश्किलात का सबब बनेगा। जितना सियासत पाकिस्तान की तारीख में अब तक जितने सियासतदानों को भी गद्दार साबित करने की कोशिश की है, उसके बाद क्या हुआ है वो आप भी जानते हैं और तारीख भी जानते हैं। मैं समझता हूँ कि सियासी जो मसाइल होते हैं और सियासी डिफरेंसेस जो होते हैं उनको कानून से, तलवार से, लाठी से, गोली से नहीं डील किया जाता। वो तमाम मामला जो सियासी मामलात हों उसके अंदर पहली बात तो यह है, मैं तो अपोजिशन को भी यही कहूंगा और वो उसमें अब बेहतरी भी आ रही है उस तरफ कि भाई बिला वजह फौज को या इदारों को आज के सियासी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व ना किया, और उसकी वजह से हुकूमत को भी यह मौका मिलता है कि वो उसको एक दूसरी तरफ और दूसरे एंगल से देखते हैं। इसी तरह मैं हुकूमत से भी यही दरखास्त करूंगा कि इस मौके के ऊपर गद्दारी और वफादारी के सर्टिफिकेट उनमें तकसीम ना करें जो हुकूमत की तनकीद कर रहे हैं या हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं या हुकूमत के इलेक्शन के प्रोसेस को क्वेश्चन कर रहे हैं। माजी में जैसे अभी दुरानी साहब ने फरमाया, माजी में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, कितना कुछ होता रहा, सब कुछ हमें पता है, सब तारीख हमारे सामने है, किस किस की इन्वॉल्वमेंट, कौन कौन किधर से गया और किधर से आया। लेकिन आज का तकाजा, और मैं तो बहुत ही दस्तबस्ता तमाम कायदीन से ये दरखास्त कर रहा हूँ कि जनाब इस वक्त जो है हमारा जरूरत इस चीज की है कि हम अकाउंट सेटल ना करें, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, हम हर एक दूसरे को, अपने मुखालिफ को मुजरिम और अपने आप को मुनसिफ ना बनाएं, बल्कि मुजरिम बनाने का अमल अदालतों को मुंतकिल करें। और जो सियासी प्रोसिक्यूशन हो रही है, हत्ता कि मैंने तो ये भी कहा है कि एहतसाब जो है, एहतसाब के बगैर तो कोई मुल्क चल ही नहीं सकता, लेकिन एहतसाब करना जो है वो अदालतों का काम है। और एहतसाब के अमल के दौरान अगर आप सियासी लीडरों को जब जेलों में बंद करते हैं तो वो उनके लिए ज्यादा जो है हमदर्दी और मजलूमियत के जज्बात पैदा होते हैं। और अगर हुकूमत के एहतसाब में मुलविस लोग बाहर होते हैं और अपोजिशन के अंदर हो जाते हैं तो उससे एक और डिस्क्रिपेंसी पैदा होती है। तो अगर आज आपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, आज आपने मुल्क में हालात को ठीक करना है, तो मुकदमात के जरिए, जेलों के जरिए, पुलिस के जरिए या इंतजामिया के जरिए इश्यूज को सेटल करने के बजाय आप मेज पे बैठ के गुफ्तगू के जरिए थोड़ा सा कुछ आगे हटो, कुछ पीछे हटो, किसी को माफ ना करें। मैं नहीं कहता कि किसी को, एनआरओ तो वैसे ही एब्सर्ड वर्ड है, किसी को कोई मार्जिन ना दे, लेकिन मार्जिन ना देना कब से हुकूमतों का अख्तियार हो गया? एनआरओ देना जब उस जमाने में भी दिया गया था तो गैर आईनी था, गैर कानूनी था, कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो आज एनआरओ मांगे कोई और ना दे कोई, क्यों कर भाई? इसलिए इस वक्त का जो तकाजा है वो ये है कि आप टेबल पे बैठे। जंगों के बाद भी लोग टेबल पे बैठते हैं। तालिबान और अमेरिका आज मेज पे बैठे हुए हैं। इसी तरह वियतनाम में अमेरिका और वियतनामीज जो थे वो मेज पे बैठे थे। पूरी दुनिया के अंदर जंगों से लेके, लड़ाइयों से लेके, सियासी मसलों से लेके, जो कुछ भी हो उसका हल जो होता है वो मेज के ऊपर होता है। इसलिए मैंने अपोजिशन से भी दरखास्त की थी कि इस्तीफों के बाद जिस टेबल पे आप बैठते हैं क्यों ना उस पे पहले बैठ जाए। इसी तरह मैं हुकूमत से भी दरखास्त करूंगा कि मुकदमात कायम करके कितने लोगों को गद्दारी के इल्जाम में फांसियां दी जा सकती, क्या ये वजन कोई हुकूमत उठा सकती है कि वो किसी की गुफ्तगू की बुनियाद के ऊपर उसको गद्दार बना के उसको एग्जीक्यूट कर दे? यार ये चीजें बड़ी ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारा अपना मुल्क है, ठीक है। लोग जो आज कल हमारे साथ, ठीक है जी जी। अवैस नुरई साहब क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं आप अवैस नुरई साहब? देखिए
जी, मैं इसमें मोहम्मद दुरानी साहब से जो मैं बात करूँगा, वो जो ये बात फरमा रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक इसलिए करता हूँ कि देखें, मोहम्मद दुरानी साहब हैं, मेरी इनसे वैसे न्याज़बंदी भी रहती है, और मेरे वालिद साहब के साथ भी, क्योंकि ये वहाँ उस वक्त मौजूद थे असेंबली में भी और वो सेनेट में थे। मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी अक्सर मेरी मुलाकात होती रहती है। मगर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि देखें, जिस तरह ये एक दिन शहबाज शरीफ साहब से मिलने चले गए, उसके बाद ये मौलाना साहब से भी मुलाकात करने आ गए। अब आप ये देखें कि मीडिया ने क्या किया है, ऐसे बताया जैसे मोहम्मद अली दुरानी कोई, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कोई रॉ का एजेंट है। मतलब इस तरह पोर्ट्रेट किया कि जी पता नहीं कोई एजेंट भेजा गया है मुज़ाकरात कराने के लिए, कोई प्रपोजल लाने के लिए। एक आदमी वही समझता है कि मुल्क में एजिटेशन की तरफ जा रहा है और उसको उसके सर्कमटेंसेस नज़र आते हैं। मैं इस पे बिल्कुल, ठीक है, मैं इस पे यकीन, मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि गवर्नमेंट से मुज़ाकरात होने चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं गवर्नमेंट को इस काबिल नहीं समझता कि वो इस इशू के ऊपर उनके साथ कोई मुज़ाकरात होने चाहिए। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो इनकी बात है दुरानी साहब की, मैं उससे इसलिए इत्तेफाक करता हूँ। देखें डॉक्टर साहब, अगर हम रियलिस्टिकली सोचें, मुल्क का माशी निज़ाम तबाह हो चुका है, मुल्क में माशी बहरान है, मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिव बहरान है, मुल्क में आइनी बहरान है, मुल्क का कोई ऐसा हिस्सा, कोई निज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें इस वक्त बहरान मौजूद ना हो, और रोड पे लोग सड़कों में हैं। आप देखिए, मैं आपको कोई, देखिए मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूँ, पीडीएम का कोई कमाल नहीं है। ये सारा जो मलबा है, ये है महंगाई का, बेरोजगारी का, एक अफरा तफरी का, लैक ऑफ कम्युनिकेशन का तो एक अलग हिस्सा है, मगर लैक ऑफ मेंटेनेंस, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, ये सारा निज़ाम इस वजह से गड़बड़ है। सेहत का निज़ाम तबाह है, दवाइयाँ रेंज से बाहर हैं। यकीन करें, किसी होटल पे हम खाना खाने जाते हैं, वो वेटर जब आता है बेचारा, सफाई करता है, हाल अहवाल उससे लेते हैं, गपशप लगाते हैं, तो उससे पूछते हैं क्या हाल है, तो सबसे पहला ये कहता है कि भाई मेरी 16,000 रुपये तनख्वाह है और हर महीने में 20,000 रुपये 15,000 रुपये उधार। टाइम नहीं है मुझे तो सर, टू द पॉइंट पे आइए सर, खुदा के लिए कि मुफ्ती किफायतुल्लाह पे मौजूदा हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा कायम कर दिया, सुनने में आया, उस पर कमेंट्स दीजिए। मैं जफर अली शाह साहब की तरफ जाऊंगा। ये बातें तो सबको पता है कि एक आम वेटर हो रहा है, मर रहा है। मुफ्ती किफायतुल्लाह एक पार्लियामेंटेरियन रहा है, और वो गद्दार कैसे हो सकता है उसको, अब आप मुझे बताएं ना, अगर उसने ऐसी, उन्होंने जो बातें की हैं, अगर वो सुन ली जाए, उनसे बात कर ली जाए, तो क्या जरूरत पड़ती है इन सब कामों की। ये तो बेचारा हम जो नया जो वजीर दाखिला बना है, वो अपनी नंबर गेम बढ़ाने के लिए वो ये सारे काम कर रहा है। गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। आप समझते हैं कि ये हुकूमत, आप समझते हैं कि ये वजीर दाखिला ने किया है, आप ये समझते हैं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हुकूमत और कौन कर सकता है, उसकी परमिशन के बगैर तो नहीं हो सकता। आप एक तरफ कहते हैं सर हुकूमत उसकी परमिशन के बगैर, यहाँ कुछ और कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लॉन्ग मार्च आप पिंडी की तरफ करने की बात करते हैं, आप यहाँ पे मोहम्मद अली दुरानी के बातचीत के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं दुरानी साहब, किसी एक जगह तो खड़े हो जाएं। कहीं आप हुकूमत से टॉक्स की बात कर रहे हैं, कभी आप जो है ना उधर ले जा, अरे भाई टू द पॉइंट जवाब दीजिए। हुकूमत से टॉक की तो फिर बताइए ना, आप क्या बात कर रहे हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब की? आप प्रोग्राम रिवाइंड करके देख लें, मैंने कहा रिवाइंड। आप ये बताएं कि जनाब, आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि ये शेख रशीद का काम है? तो ठीक है, इसका मतलब है हुकूमत इतनी ताकतवर है, इख्तियार रखती है, इसका मतलब है हुकूमत की डोमेन में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हुकूमत ये काम कर रही है ना, तो आपकी लड़ाई तो हुकूमत से होनी चाहिए। आप लॉन्ग मार्च पिंडी की तरफ क्यों कर रहे हैं? सर जवाब दीजिए, सॉरी जवाब दे। मैं जफर अली शाह साहब की तरफ जाऊंगा। लोग सुन रहे हैं आपको। पिंडी में काला, पिंडी में लियाकत बाग में नहीं कर सकते सर, तो ये क्लियर हो गया आपकी तरफ से, ये क्लियर हो गया कि आप लियाकत बाग की तरफ जा रहे हैं, ये क्लियर हो गया सर। आज लियाकत बाग हो सकता है, बहुत सारे रोड हैं, वहां पे मुजाहरे हो सकते हैं, रैली हो सकती है। सर क्लियर करें, सर क्लियर करें सर, माजरत के साथ आपके अपने पीडीएम के लोगों के स्टेटमेंट है, मैं दिखा सकता हूं, आप क्लियर करें। अगर हुकूमत जिम्मेदार है इन तमाम खराबियों की, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि असल जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है? फिर क्यों कहते हैं आप? अगर ये सब कुछ हुकूमत कर रही है, सियासी निजाम के बदहाली का निजाम तो है ना यार। सर आपसे मैं सवाल कर रहा हूं,
आप एक तरफ कहते हैं कि ये हुकूमत कर रही है, 20 अगर वजीर हुकूमत कर आज़म रही इस है मुल्क में तो रहे फिर जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से आप शिकायत लड़ाई की क्यों कर रहे हैं सर? ऐसे कई वज़राए आज़म हैं इस मुल्क के अंदर जो रहे हैं, उन्होंने ये कहा है हमेशा कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जमहूरी निजाम को चलने सर नहीं टू दिया द पॉइंट बताएं सर। नहीं चलने पहले देती सवाल है। का जवाब भी आपने नहीं दिया मुझे। मेरा क्या? सवाल ये था कि क्या वजीर आजम के बताएं। इस बयान की बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि फौज मुतनाजा हुई है? तो फिर मैं मान लेता हूं सर, खत्म हो गई बात, मैं आगे बिल्कुल हुई चलता है, हूं। क्यों नहीं हुई है? सिर्फ इनके बात पे, यानी वजीर आजम अगर ये स्टेटमेंट ना देते तो फौज मुतनाजा नहीं होती। वो शुरू से कह रहे हैं ना भाई। सर आप ये जवाब शुरू दे से देना कह रहे मेरे हैं। सवाल का। बिल्कुल तो ठीक है, आपने जवाब दे दिया सर। मुझसे कल पूछे, पीडीएम मैं के बताऊं। नहीं, मैं आ रहा हूं जफर अली सर, शाह साहब, परवेज मैं जा रहा हूं, इलाही मैं आ रहा हूं इमरानी साहब से, सर, अवैस आपकी इमरानी आवाज साहब से रिकॉर्ड हो रही है। पीडीएम क्या के आप मुझे बताएं, पीडीएम पंजाब के असेंबली लोग के सवाल, स्पीकर ने- पीडीएम के सर, आप मुझे रहनुमा बताएं, बहुत से पंजाब असेंबली के स्पीकर सवाल ने- देंगे। जफर अली शाह साहब, जफर अली शाह साहब 73 साल मौला- में, आप मुझे जफर अली बताएं, शाह परवेज इलाही साहब साहब ने 73 पंजाब साल असेंबली के में, अंदर ये जफर बात अली नहीं शाह साहब, करी। सर नवेश नूरानी साहब आपका टाइम खत्म। जफर अली शाह साहब 73 साल में पंजाब से कभी एंटी स्टेब्लिशमेंट के नारे नहीं लगे, कभी पंजाब को गद्दारों का मुकदमा नहीं बनाया गया बगावत का, आपकी हुकूमत ने बना दिया। सर क्या चाहते हैं सर? अब मुफ्ती किफायतुल्लाह के ऊपर भी आपने केस बना दिया सर। हाँ पता है, ठीक है। आपका इशारा गालबन मौलाना जो अभी लड़काना में जाकर बैठे हैं उनके बारे में है कि उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाया गया है, यही सवाल है आपका? सर मैंने सवाल कर दिया कि एंटी स्टेब्लिशमेंट आवाज आ रही है अब पंजाब से, और ये आपके दौर में आ रही है, आपकी हुकूमत के दौर में आ रही है, आपके इमरान खान के हुकूमत में ये आ रही है सर। और 44 आपने बगावत का मुकदमा बना दिया पंजाब के लोगों पे, और अब मुफ्ती किफायत पे। यह है मेरा सवाल। मैं याद करता हूं डॉक्टर साहब, बगावत का मुकदमा बनेगा चाहे कोई लड़काना में है, चाहे कोई लाहौर में है, चाहे कोई पिशावर में है या बलोचिस्तान में है। आप मुझे बताएं कि जो लेटेस्ट मुकदमा बना है गद्दारी का, उनकी तकरीर के जरा वो सुना दे, आपके पास एक्लिप्स होंगे उनके, कि जो कहते हैं कि फौज की गर्दनें उड़ा दो, फौज की टांगें तोड़ दो, इनको फांसी लगा दो, ओपन जलसों में खड़े होकर। डॉक्टर साहब खुदा का खौफ खाएं, ये कब की खुदा बात का है? खौफ। इनको इनकी ये बातें सुनकर भी इनके अगर खिलाफ FIR ना हो, और बहादुर लड़ाई लड़ते हैं फौजों से, और बहादुर इतने हैं कि छलांग, मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो छलांग लगाकर लड़काने जाकर बैठे हैं। खुदा का खौफ खाओ। अगर आप पाकिस्तान के माशरे को, पाकिस्तान की सोसाइटी को इतना आपने उसको हाइपर करना है, तो इस तरह काम तो नहीं चलेगा। ये इमरान खान का कसूर है। इमरान खान ने इनको कहा है कि आप गालियां निकाले फौज को, और फिर आपके खिलाफ अगर FIR दर्ज होती है तो आप कहते हैं जनाब कि हमारे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बन गया है। गद्दारी के मुकदमे तो बनेंगे अगर आप कानून के उन तशरीहात जो कि कानून ने दी हुई है कि अगर ये हरकत होगी तो ये गद्दारी का जिम्मा होगा। मैं तो फिर भी कह रहा हूं कि ये बड़ी विजडम है आज की पॉलिटिकल गवर्नमेंट की भी और आज की इस्टेब्लिशमेंट की भी, कि वो बड़े सबर से और बड़े डिप्लोमेट तरीके से, बड़े प्यार से बार बार डेली पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है मेरे साथ मुकदमों की बात मत करो, बाकी आओ मेरे साथ बात कर रही है। तो क्या इसमें जुर्म है, क्या हर्ज है? अपने अगर वो उन पर अगर मुकदमे बने हुए हैं उनके अपने वक्तों के, या अगर आज भी बने हैं और मुकदमे वो क्या है, वो है। अच्छा सर, इमरान खान साहब ने एज ए के अपोजिशन लीडर फौज के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, वो सब मौजूद हैं, तो क्या उन पे भी मुकदमा बनना चाहिए सर? जी, मैं बिल्कुल आप की बात को लेता हूं। आप ये भी चला दें जो मौलाना साहब ने की है तकरीर, और जो सब पे बनना चाहिए सर, सब पे बनना चाहिए। जो भी फौज के खिलाफ बयान देगा गलत, उस पे मुकदमा बनना चाहिए, और जिसने सबसे ज्यादा शदीद बयान दिया होगा उस पे शदीद बनना चाहिए सर। आर यू एग्री सर? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं खुद उन लोगों में हूं जो बयान ये दे, सारी जिंदगी अपोजिशन में मैंने गुजारी है। अगर कोई अदारा भी
वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, उस पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की मर्जी के खिलाफ अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में वो मुदाखलत करता है, वो अपना वहां पर उसको बरंगेज करता है या पॉलिटिकल सिस्टम को अपनी मर्जी से चलाना चाहता है, बिल्कुल ये बयान मेरा आज भी लिखने में नहीं, मैं सर मेरा तो एक सवाल